नमस्कार। महाराष्ट्र में एनडीए की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उनको भस्मासुर का अभिशाप मिल गया हो। अजीत पवार बीजेपी को भस्मासुर मानकर चल रहे हैं। उधर पंकजा मुंडे और अशोक चौहान ने भी बटोगे तो कटोगे यानी कि बीजेपी का विरोध कर दिया है। इधर शिंदे बीजेपी को मजबूत होने नहीं देना चाहते हैं। इस तरफ अगर दूसरे चुनावी राज्य झारखंड की बात कर ले तो वहां पर विपक्षियों के हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य का चुनाव पूरे भारत में ऐसा पहला चुनाव है जहां पर अपने ही अपनों को हरा रहे हैं। तो कौन जीतेगा, कौन भारी है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इस पर बात करेंगे अशोक वानखेड़े सर से। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। अशोक सर, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? पहले तो अजीत पवार विरोध कर रहे थे, अब तो पंकजा मुंडे भी विरोध कर रहे हैं, अशोक चौहान भी विरोध कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। सर, ये सब क्या हो रहा है? ये तो उल्टी गंगा बहने लगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भलाई कुछ कहे, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे ये हिंदू मुसलमान को लेके ही है जी। कोई जाति वालों को लेके नहीं है। तो अशोक चौहान जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहते, मैंने उनकी बेटी जो चुनाव लड़ रही है और लोकसभा का भी वहां बाई इलेक्शन है। अशोक चौहान के लिए ये बड़े इज्जत का सवाल है क्योंकि वो लोकसभा वहां पे हार चुके हैं पहले ही। तो वो पुराने निजाम का एरिया है, मराठवाड़ा निजाम से अलग होकर संयुक्त महाराष्ट्र में आया। वहां मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, तो वहां वो हिंदू मुसलमान करना उनके गले नहीं उतरता। इसका मतलब उनके बेटी का हारना तय है। वैसे ही वहां पे कांग्रेसी जितने भी लोग थे जो उनके पिता के साथ जुड़े थे, उनके पिता भी निजाम के साथ संघर्ष करने में जो निजाम से मुक्ति पाई है और निजाम का भारत में जो विलय हुआ है, उसके लिए शंकरराव चौहान ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी थी। मुक्ति दिन कहते हैं उसे वो। तो उन तमाम चीजों को लेकर बटेंगे तो कटेंगे ये जो मॉडल है यूपी का, वो वहां नहीं चलने वाला है, तो उन्होंने मना किया। दूसरी बात, जहां तक अजित पवार का सवाल है, अजित पवार ने कई बार पहले भी कहा कि हम भाजपा के साथ गए हैं, एनडीए का हिस्सा है, लेकिन हम सेक्युलर इमेज नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारा फुलेश अंबेडकर शाहू का क्षेत्र है। हमारे यहाँ ये हम हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते। उनके कुछ मुस्लिम उम्मीदवार भी है। अगर नवाब मलिक को लेकर जिस हिसाब से बीजेपी ने स्टैंड लिया, वो गठबंधन का कोई धर्म नहीं निभा रहे। तो ऐसे कई लोग हैं, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर दाग है। उन लोगों को तो आप पास में रखते हैं। इतना व्यभिचार का बड़ा भी तो कहते हैं कि गठबंधन का अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने जिन पे आरोप लगाए, उनके बेटे को आप टिकट देते हो, तब आपको शर्म नहीं आती? नवाब मलिक पे आरोप ही है ना। आरोप तो फिर अजित पवार पे भी थे, आरोप तो छगन भुजबल पे भी थे, आरोप तो फिर हसन मुशर्रफ भी थे, सुनील तटकरे पे थे, आरोप तो फिर उस गृह मंत्री भी, राज्य गृह मंत्री पे थे जो आके फिर पूर्वांचल से चुनाव लड़ लिए। आरोप को तो बहुत लोगों के, किरीट सोमैया ने लगाए हुए आरोप है। तो आप क्यों कहते हो कि नहीं उनका हम ये नहीं करेंगे? फिर कई जगह ऐसी हुई है कि जहां एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार लड़ा रहे, इंडिपेंडेंट। मैं प्रज्ञा जी, मैं आपको बता दूं 1995 में जब कांग्रेस एक थी, तब शरद पवार और तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकर नाइक के बीच में इतने झगड़े तीव्र हो गए कि दोनों ने एक दूसरे के लोगों के टिकट काटे और फिर दोनों ने अपने आदमियों को इंडिपेंडेंट लड़ाया। मामला ये हो गया कि महाराष्ट्र में उस समय 35 इंडिपेंडेंट जीत के आए और उन 35 ने बीजेपी का साथ देके बीजेपी शिवसेना की पहली सरकार जो एनडीए को मिली महाराष्ट्र में, वो इन्हीं इंडिपेंडेंट के भरोसे थी। ऐसा ही कुछ इंडिपेंडेंट का नजारा मुझे इस बार भी दिखाई देता है। जी, पंकजा जहां से आती है, बीड़ जिले से, वहां 4 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीतने की स्थिति में। तो कुल मिलाकर हर एक को अपनी चबड़ी बचानी है, अपनी दुकान चलानी है, अपना विधानसभा क्षेत्र देखना है। तो इसलिए वहां हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता। अब जब एक है तो सेफ है। किससे सेफ है? प्रधानमंत्री बताए। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को मतलब थोड़ी तो लज्जा होनी चाहिए, अपनी नहीं तो जनता की, जन की नहीं तो मन की तो होनी चाहिए। वो कहते कि हम गुलाम इसलिए बने कि हम धर्मों और जातियों में बटे हुए थे। हम गुलाम इसलिए नहीं बने थे,
गुलाम हम गद्दारी की वजह से बटे थे। जब अंग्रेज आए, जब तुर्क आए, इसके पहले फिर मुगल आए, कई आक्रांताओं ने इस भारत पे आक्रमण किया और लोग बटे रहे। कौन बटा? राजपूत राजा बटे, राजनीतिज्ञ बटे। कोई समाज में ऐसा थोड़ी हुआ कि वह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये लोग बटे इसलिए लोग आए, या अशोक क्रिश्चियन आए फडणवीस तो ये बात किसने क्रिश्चियंस कहेंगे, को आने दिया? लेकिन अभी आप नवाब मलिक की बात कर रहे थे। नवाब मलिक ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि वो अजीत पवार के साथ तो हैं लेकिन बीजेपी के विरोधी है। अजीत पवार के साथ तो वो थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और उन्होंने ये भी बात कही कि अजीत पवार किंग मेकर साबित होंगे। तो उनके इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हालांकि ये नहीं पता है यदि 23 तारीख को क्या होगा। यदि यदि मैं कह रहा हूं कि 95 की स्थिति रिपीट होती है, 30-35, यदि मेरी विनायक कोरे एक और दो एक पॉलिटिकल हेवी वेट है, वो जो अपने खुद के ही लोग लड़ाते हैं, उनसे मेरी बात हुई। अभी मैं महाराष्ट्र में ही हूँ, मैं धुलिया में हूँ अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी। तो ये खानदेश का प्रवेश द्वार है। अभी तक मैं मराठवाड़ा में था, मराठवाड़ा से खानदेश में प्रवेश कर चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ 2 लोग भी किंग मेकर होंगे, जिनके पास 2 विधायक है वो भी किंग मेकर होगा। क्योंकि लगातार एक दूसरे के लिए एकनाथ शिंदे ने कई लोग उतारे जो बीजेपी के वोट काट रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ उतारे हैं, और ये गेम बीजेपी करते आ रही है। बीजेपी ने जब शिवसेना बीजेपी इकट्ठा लड़ रही थी तब आपस में एक दूसरे का काट किया। जब बीजेपी और नीतीश कुमार लड़ रहे थे तो आपने पासवान को उतारा बिहार में। तो ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, किसी के साथी जो होता है उसको कमजोर रखो ताकि सत्ता में हम हावी रहे। अब देवेंद्र फडणवीस लिपापोती का जो बयान दे रहे हैं कि एक बोले ये समझे नहीं, यानी उन्होंने पहले तो ये कहा कि एक बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। अब उसके बाद कहे कि ये ठीक से समझे नहीं, मतलब पंकजा मुंडे, अशोक चौहान और अजीत चौहान ये मूर्ख है, इनको समझ में नहीं आया। सिर्फ इन्हीं के पास अक्ल बटी और बाकी छलनी लेके गए थे जब अक्ल बट रही थी। सवाल ये है कि आप अपना नैरेटिव गाड़ रहे और फेल हो गया, बुरी तरह से फेल हो गया। बुलडोजर तो सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, और बटेंगे तो कटेंगे कह के आपने बटाचारा खत्म कर दिया। आपने संविधान को नक्सली कह के जो थोड़ा बहुत दलित फिर आपके पास आ रहा था उसको भी दूर कर दिया। लाल रंग है नक्सली का, अरे भाई आप ही लाल रंग की किताब भेंट करते हुए फोटोग्राफ है सोशल मीडिया पे। ये लाल रंग नक्सलियों का रंग कैसा हो गया? मेरे तो भगवान को गुलाल चढ़ता है, मेरे भगवान, हमारी यहाँ तो स्त्रियां मांग भरती है लाल सिंदूर से, वो क्या सब नक्सली हो गए? रंगों में बांटना, रंगों पे राजनीति करना, ओछी राजनीति करना, अब ये चलने नहीं। अब लोग हंसने लगे, प्रधानमंत्री के हर वक्तव्य पर लोग हंसने लगे हैं। लेकिन प्रज्ञा जी, मैं गांव में बोल रहा हूं, मैं कल एक परभणी गया था औरंगाबाद से, तो रास्ते में एक शेलू करके जगह आती है, वहां पे थोड़ा इंटीरियर बिल्कुल, तो 5 किलोमीटर जाने के लिए 2-2 घंटे लगते हैं, ऐसे रोड है। तो मैंने एक गांव में उरुका में, क्योंकि लोग देखते हैं यूट्यूब पे तो लोगों ने पहचान लिया, तो फिर वहां चाय वाय पिलाई। तब वो लोगों ने एक ही बात कही कि आप कुछ भी कहो, हम कुछ भी मशीन पे बटन दबाए, लेकिन फिर बोले मशीनें तो उन्हीं को जितवा देगी। अब गांव गांव पे नैरेटिव सेट हो गया है कि मशीनें जितवा देगी, हमारे मतदान का कोई फायदा नहीं। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा लोकतंत्र का फेलियर है। ये उस चुनाव आयोग का फेलियर है जो चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए था। करोड़ों रुपए खर्चा कर रहा है चुनाव आयोग ये कहने के लिए कि आप मतदान करिए, लेकिन मतदान करने वाला आदमी बोलता है कि मैं किसको भी वोट दूं, ज्यादा तो उनको ही है, मशीनें ही सेट है, हम क्या करेंगे? क्योंकि वो जान रहे हैं कि वो नहीं दे रहे वोट सत्ता पक्ष को। वो जान रहे थे कि हरियाणा में नहीं जो हुआ वो गलत हुआ। अब प्रधानमंत्री वहां आके हरियाणा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हरियाणा में देखो कितनी जीत मिली। लोग हंसते हैं, 11 में से 9 मंत्री हार गए, आपके अध्यक्ष हार गए, विधानसभा अध्यक्ष हार गए, और आप कहते हो कि भारी बहुमत से जीता है। तो एक नैरेटिव बहुत, अब ये लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को लोग पूछ रहे हैं कि आपके ही पार्टी के लोग
आपके ही गठबंधन के लोग ये आपका नरेशन नहीं ले रहे हैं, फिर वो कहते कि नहीं नहीं वो उल्टा समझे हैं। तो आप बोलिए कि मुसलमान भाई और हिंदू भाई एक है, बोलिए। मुस्लिम मतदाताओं को अपील करता हूं कि ये बटेंगे कटेंगे आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। कहिए ये कि तो हम बात मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, कहिए कि जैसा आंध्र प्रदेश में हम कर रहे हैं मुसलमानों को मस्जिद के लिए पैसा देंगे, बोलिए। सर ये तो हो गई गठबंधन के सहयोगी दल जो विरोध कर रहे हैं उसकी बात। अब अगर बीजेपी की बात कर लें कि इनके नेता खुद भी तो इनकी जड़ें काट रहे हैं। अगर हम ये बोले कि क्या सर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की बात की इशारा करके क्या महाराष्ट्र में बीजेपी फंस गई है? क्या इस वजह से जो देवेंद्र फडणवीस की जो विरोधी लॉबी है भाजपा में मैं बात कर रही हूँ, क्या वो अंदर अंदर जड़ें काट रहे हैं भाजपा की? बिल्कुल यकीनन काट रहे हैं। मुझे खुद डाउट है कि अमित शाह उनको मुख्यमंत्री बनने देंगे, मुझे स्ट्रांग डाउट है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ओके। सभी दल प्रयास कर रहे हैं, देखिए एनडीए गठबंधन के तीनों दल ये प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी प्रयास कर रही है कि अपने बलबूते पे सरकार बनाओ, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे पूरी जी जान लगाए हुए हैं। सबसे ज्यादा पैसा कोई आज फेंक रहा है तो एकनाथ शिंदे है। मतलब बरसात हो रही है पैसे की जी। इतना बड़ा ऐसा कॉस्टली चुनाव महाराष्ट्र ने कभी नहीं देखा था। एकनाथ शिंदे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आंकड़े ऐसे आए कि उनके बगैर मुख्यमंत्री नहीं बने। अजित पवार भी ताकत लगा के बैठे हैं, यही चाहते हैं कि मेरे बगैर ये दो भी मिल जाए तो भी सरकार नहीं बने। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अभी लोग कहते कि किसकी सरकार बनेगी, मैंने बोला अभी बीजेपी और कांग्रेस मुझे आमने सामने लड़ती हुई दिखाई दे रही है। नतीजों के बाद कौन गठबंधन का दल किधर जाएगा कोई गारंटी नहीं। क्योंकि आंकड़ों का खेल है जी। और अब राजनीति में महाराष्ट्र के विचारधारा, नैतिकता, ये शब्द जो है ये अझेल हो गए हैं। ये शब्द लोग हंसते हैं इन शब्दों पे, इनके कोई मायने नहीं रखते हैं। सिर्फ सत्ता का मक्खन खाने के लिए कौन किसके गोद में बैठेगा ये कुछ बता नहीं सकते। इसलिए ये लगातार नया नरेशन, और प्रधानमंत्री कल तो औरंगाबाद में ये बोल के गए कि महाविकास आघाड़ी यदि आती है यानी इंडिया गठबंधन आता है तो ये आपको भीख मंगवाएंगे, बूंद बूंद के लिए तरसाएंगे। तो ये बोल नहीं रहे थे, वो धमकी देके गए हैं मतदाताओं को। हर राज्य सरकार जीएसटी आने के बाद केंद्र पे निर्भर है और जहां जहां विपक्ष की सरकार है केंद्र उनका टेटुआ दबाता है, फाइनेंशियली स्क्वीज करता है ताकि सरकार अपने काम न कर पाए। मैं आपको याद दिलाऊं, येदियुरप्पा जब मुख्यमंत्री पद से उतरे और सीताराम मैया ने जब शपथ ली, उसके बाद जो मैनिफेस्टो में जो घोषणा पत्र में उन्होंने चावल देने की बात कही थी, उसके लिए सबसे पहले उन्होंने एफसीआई से चावल मांगा, खरीदना, फ्री में नहीं मांगा। तो जैसे ही वो चावल मांगने का लेटर गया, उसके बैक मैंने उसी दिन एक नया पॉलिसी एफसीआई ने निकाली कि हम अब किसी को चावल नहीं बेचेंगे, हम ओपन मार्केट में चावल देंगे ताकि मार्केट में चावल की कीमतें स्टेबल रहे। कौन सी कीमतें बढ़ रही थी चावल की? क्योंकि आपको फेल करवाना था तो उन्होंने दूसरे राज्यों से लिया। तब तेलंगाना ने कुछ राइस दिया, कुछ चावल छत्तीसगढ़ ने दिया। तो फेडरल सिस्टम कहां है? ये तो भारत टूट जाएगा यदि केंद्र ने ऐसे ही बिहेव करना शुरू कर दिया तो। और ये महाराष्ट्र की भूमि है प्रज्ञा जी, महाराष्ट्र कभी भिखारी नहीं रहा। आज भी जीएसटी का कलेक्शन में देखिए सबसे ज्यादा टैक्स महाराष्ट्र देता है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले राज्य को आप कहोगे कि मैं बूंद बूंद के लिए तरसाओगे, कैसा तरसेगा? आप तरसाओगे, आप धमकी दे रहे हो मुझे लाओ नहीं तो तरसाओगे। ये तो मराठा भूमि है, छत्रपति शिवाजी की भूमि है, हमेशा दिल्ली के तख्त को नचाया है और इस बार भी वही करेंगे जो जनता का मानस दिख रहा है मुझे। सर एक और बात है कि क्या जैसे आपने लोकसभा चुनाव में देखा, संविधान का बहुत बड़ा मुद्दा था, हम भी संविधान को लेकर लगातार चर्चाएं कर रहे थे और हमने देखा कि इसका असर हुआ। उत्तर प्रदेश में तो भयानक बीजेपी की हार हुई, लेकिन महाराष्ट्र में किसका क्या असर है मैं वो समझना चाहूंगी। नहीं, महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा असर हुआ। महाराष्ट्र में आंबेडकर मूवमेंट है, महाराष्ट्र में इसका असर हुआ। यही चलते बीजेपी ने 5 लाख घरों में संविधान बांटने का काम किया।
कि हम संविधान बांट रहे हैं ताकि हम संविधान के साथ हैं। और राहुल गांधी की संविधान की किताब को उन्होंने नक्सली कह दिया, अब अर्बन कलर कह दिया, उसमें फंस गए। आप बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को नक्सली कैसे कह सकते हैं? तो संविधान का इश्यू जो सबड्यू हो रहा था, अर्बन नक्सल बोलने के बाद फिर से उठ के खड़ा हो गया है जी। बाबा साहब से ही द्वेष करते हैं, बहुत पहले से पता है सबको। संघ ने कभी बाबा साहब को पसंद नहीं किया, संघ ने संविधान को पसंद नहीं किया, और संघ को दिखाने के लिए ही बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुस्मृति की स्मृतियां जलाई थी, कॉपियां जलाई थी। ये इतिहास है, कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है जी। तो एकाएक बाबा साहब के प्रति प्रेम क्यों आया उमड़ के? दलितों के प्रति प्रेम आया, अब इनको पिछड़े अपने लगने लगे। और गुजरात में दलित लड़का गॉगल पहनता है तो पीटा जाता है। मध्य प्रदेश राजस्थान में कोई अपनी बारात निकालता है घोड़ी पे तो पुलिस प्रोटेक्शन लगता है। उत्तर प्रदेश में दलित की लड़की पानी पीती है नदी पे तो नदी खराब की करके उसको पीटा जाता है। ये कौन सा दलित प्रेम है? सर एक आखिरी सवाल सर, राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर रोका गया, बहुत बवाल हो गया, उसके बाद अमित शाह ने भी एक वीडियो डाल दिया जिसमें हेलीकॉप्टर की चेकिंग हो रही थी, तो क्या वाकई सर चुनाव आयोग बहुत निष्पक्ष हो गया, अब रामराज आ गया है? नहीं, चुनाव आयोग निष्पक्ष हो गया होगा तो जो विजुअल्स मध्य प्रदेश के उपचुनाव से आए, जो विजुअल्स झारखंड के 13 तारीख के चुनाव के आए, उसमें क्या एक्शन ले रहे हैं? ये तो ऐसा है कि दूसरों को तकलीफ दो और अपने यहाँ बताओ जी। ये तो बता के आते हैं कि हम चेक कर रहे हैं। अमित शाह भाई कौन चॉपर में पैसा लेके जाएगा चुनाव के समय, मुझे बताइए। जो पैसा बट रहा है वो चॉपर से जा ही नहीं सकता प्रज्ञा जी। पैसा कंटेनर से आया है। जबरदस्त चर्चा है महाराष्ट्र में 3400 करोड़, 3400 करोड़ गुजरात के एक ही उद्योगपति ने दिया है, जिसका महाराष्ट्र में इंटरेस्ट है। अरबों खरबों रुपए का महाराष्ट्र में इंटरेस्ट है। 3400 रुपए, 400 करोड़ रुपए तो ऊंट के मुंह में जीरा है उसके लिए। तो पैसे कंटेनर से आते हैं क्योंकि 500 के नोट बड़े नोट है, कोई 2000 का नोट तो चल नहीं रहा है। तो जा चेक नहीं होना। आज मेरी गाड़ी 4 बार 5 बार चेक हो गई। चुनाव आयोग सुधरा है। और जिनकी गाड़ियां में पैसे होते हैं उनको बाकायदा सरकारी तंत्र कैसा उपयोग में आता है, कम से कम ये ना बताए। एकनाथ शिंदे ना बताए, ना कुछ बताए। अच्छा, ये अब अमित शाह का इतने दिनों से चॉपर क्यों नहीं चेक हुआ? सबसे पहले उद्धव ठाकरे का चॉपर चेक हुआ, और उद्धव ने जब वीडियो डाला और जब उसको सिंपैथी मिलने लगी तो ये डर गए, फिर इन्होंने अपने भी चॉपर चेक करवाने शुरू कर दिए, और इसमें से बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक भी करने लगे। ये हमारे किसान के नेता है, किसान के बेटे चीफ मिनिस्टर। अब बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक होते हैं, मराठवाड़ा में पानी नहीं पीने को, औरंगाबाद में 1 सप्ताह में 1 बार पानी आता है, और एक चॉपर में कोल्ड ड्रिंक पीते हुए गरीबों की चिंता करते हैं। महान है महाराष्ट्र। तो सर इतना डर क्यों ऐसे? इससे पहले कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर रोका गया था। डर इसलिए है कि आप उनको बेइज्जत करें। ये तो क्या है, सबके पास मोबाइल है और वीडियो उतारना शुरू कर देते। इनका बस चले तो 4-5 लाख रुपए रख के चले जाइए कि भाई साहब देखो आपकी चॉपर में मिल गया 5 लाख रुपए। लेकिन सभी वीडियोग्राफी करते तो उसे डर लगता है। हार का भी कुछ खौफ है क्या? ये भी एक डर है कि भयानक 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 हार का खौफ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी हर तरफ फंसी हुई है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, और इतनी बुरी स्थिति में है बीजेपी। और महाराष्ट्र में तो मैंने शुरुआत में कही कि एक ऐसा राज्य है जहां अपने ही अपनों को हराने के लिए चाले चल रहे हैं। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। फिलहाल के लिए इतना ही। अशोक सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी आभार। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।